गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा स्पाइन की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। जो स्पाइन है, वास्तव में जो बैक में जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसे साइंटिफिकली स्पाइन कहा जाता है। तो स्पाइन में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि कोर किसे कहते हैं, आप जो कोर है उसके चलते ही आप अपराइट चल सकते हैं, आप अपराइट बैठ सकते हैं। तो आप जो पोस्चर स्टैंडिंग मेंटेन करते हैं, इसमें आपकी जो बैकबोन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। जो बैकबोन है इसे ही स्पाइन कहते हैं। देखिए, स्पाइन कोई अलग से हड्डी नहीं है। जो स्पाइन है इसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। ये जो वर्टिब्रा है ये हमारी गर्दन है, गर्दन से लेके हमारी जो सीट है यहां तक होती है। और ये जो वर्टिब्रा का एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, जो ऊपर से नीचे तक, ये जो कॉम्बिनेशन है यही स्पाइन कहलाता है। जो स्पाइन है ये हमारे सिर को सपोर्ट करता है, हमारी गर्दन को सपोर्ट करता है, हमारे शोल्डर को सपोर्ट करता है। इनकी जो अपर पूरी की पूरी बॉडी है इसको स्पाइन सपोर्ट करता है। जो स्पाइन है वो बहुत की रोल प्ले करता है। जो स्पाइन के अंदर है उसके अंदर एक कैनाल होती है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, वास्तव में जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर से जितने भी नर्व्स निकलती हैं वो स्पाइन के थ्रू ही निकलती हैं। तो ब्रेन से निकलने वाली एक जो ना बड़ी एक ट्रैक्ट होगी जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये स्पाइन के अंदर की कैनाल में से होते जाती है और इसमें से नर्व्स निकलती हैं जो वर्चुअली हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। तो इसलिए आप समझेंगे कि जो स्पाइन है पॉसिबली इस बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो स्पाइन में डेवलप होती हैं उनको हम एक एक करके इन्यूमरेट करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि स्कोलियोसिस हो जाती है कुछ लोगों को, जिसमें कि स्पाइन ऐसा टेढ़ा हो जाता है। जो स्पाइन ऐसा साइडवेज टेढ़ा होता है इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। ये जो कंडीशन है इसमें वास्तव में जो स्पाइन है वो ट्विस्ट हो जाता है। जो स्कोलियोसिस है होती तो छोटे बच्चों में है, लेकिन ये यंगर एडल्ट्स एंड इवन एडल्ट्स में भी देखी चली जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा स्कोलियोसिस डेवलप होती है ग्रोथ स्पर्ट के दौरान या प्यूबर्टी के दौरान। नो, अगर हम ध्यान से देखें स्कोलियोसिस के काजेस को, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अभी तक ये बहुत क्लियर नहीं है 100% कि क्यों कुछ लोगों को स्कोलियोसिस डेवलप हो जाती है। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां की ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, साइंस ऐसा मानती है कि बचपन में या चाइल्डहुड में अगर स्पाइन में कोई टीबी जैसा इंफेक्शन हो या ट्यूबरक्लोसिस हो तो उसके चलते जो वर्टिब्रा है वो डैमेज होते हैं और डैमेज हो जाने के कारण जो स्कोलियोसिस है वो डेवलप हो जाती है। जो इस तरह की जो एक टेढ़ापन आता है ये स्कोलियोसिस कहलाता है। द सेकंड वन इज द काइफोसिस। जो काइफोसिस है वो ऐसी दिखाई देती है जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। इसमें ये जो बेंडिंग फॉरवर्ड वाला जो मोशन है इसमें आप कंटिन्यूअसली दिखाई देने लगते हैं। आपका जो स्पाइन है वो फॉरवर्ड बेंड हो जाता है। ये यूजुअली जो वर्टिब्रा है उनके हल्के से क्रैक हो जाने के कारण या मैश डाउन हो जाने के कारण होता है। यूजुअली ये एल्डरली फीमेल्स में देखा जाता है, कभी कभी ये बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं देखा जाता है। बाय एंड लार्ज ऐसा माना जाता है कि बढ़ती एज के साथ आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसके चलते वर्टिब्रा वीक हो जाते हैं और वो क्रैक होते हैं या मैश डाउन होते हैं, उसके चलते काइफोसिस डेवलप हो जाती है। इसलिए आपको ऑल थ्रू योर लाइफ जो अपना पोस्चर है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नाउ द थर्ड वन इज द सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। ये आपने सबसे ज्यादा सुना होगा कि हमें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। जो सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस है, दिस इज पॉसिबली अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये आपकी जो गर्दन है उसमें जो ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होता है उसके चलते ये प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। तो नाउ अगर हम ध्यान से देखें, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसके तीन मेन रीजन हैं। नंबर वन, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उनके बीच में जो डिस्क होती है, अगर डिस्क स्लिप हो गई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाएगी। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं इसमें गर्दन में, जिन्हें के सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, वास्तव में ये अपनी स्ट्रेंथ को या ताकत को बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बोन डेवलप कर लेते हैं जिन्हें कहते हैं स्पर।
ये जो एक्स्ट्रा बोन होती है या स्पर होते हैं, ये वास्तव में कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं नेक के, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड जो है ना टाइटली मेंटेन काम करते हैं बिकॉज ऑफ द लिगामेंट्स। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं जो वर्टिब्रा को कनेक्ट करते हैं, अगर ये स्टिफ हो जाएं, अगर ये टाइट हो जाएं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर आ जाते हैं। नाउ व्हाटएवर मे बी द कॉज, ये तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि अगर स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हुई तो नेक आपकी स्टिफ हो जाएगी, आपकी जो नेक है उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा, उसका लचीलापन कम हो जाएगा एंड वास्तव में ये पेनफुल हो जाएगी एंड कभी कभी उससे हाथ या पांव उसमें सुन्नता आने का डर रहता है या टिंगलिंग नमनेस का डर रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये जो पिक्चर है ये आपने काफी बार देखा होगा, अब बहुत लोग इस तरह की मूवमेंट में चलते हैं। ये एक तरह की आर्थराइटिस है। ये लोअर बैक एंड हिप इनको स्टिफ बना के चलती है, उन्हें जो स्टिफनेस होती है वो सबसे ज्यादा सवेरे होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टाइम बढ़ता चला जाता है, स्पाइन के बाकी ज्वाइंट्स एंड अदरवाइज बॉडी के जो बाकी ज्वाइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होने की ताकत रखते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। साइंटिफिकली ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो यंग मेन हैं यानी पुरुष हैं, उनमें हमेशा ये समस्या ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, बट ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स को नहीं होती है, लेकिन जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है मोस्ट ऑफन ये फैमिलीज में रन करती है, इनहेरिटेड भी हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये शब्द आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। जो वर्टिब्रा हमारे होते हैं या जो रीढ़ की हड्डी जिनसे बनती है या स्पाइन जिनसे बनता है, इनके बीच में एक स्लिपरी टिश्यू होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। ये जो स्लिपरी टिश्यू होता है, वास्तव में जब हम मूव करते हैं, हम साइडवेज मूव करते हैं, तो जो वर्टिब्रा हैं वो आपस में फ्रिक्शन ना करें, तो ये जो डिस्क है वो वास्तव में कुशन का काम करती है। नाउ जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये जो डिस्क होती है जो वास्तव में कार्टिलेज होती है, ये रफ हो जाती है, इसमें वियर टियर होते हैं, ये वियर डाउन हो जाती है। अगर ये डिस्क वियर डाउन हो जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो वर्टिब्रा हैं वो वास्तव में एक दूसरे से रगड़ने लगेंगे या रब करने लगेंगे। अगर वर्टिब्रा एक दूसरे से रब करने लगेंगे तो आपकी बैक पेनफुल हो जाएगी या बैक आपकी स्टिफ हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी जो डिस्क होती है जो स्लिपरी टिश्यू होता है या कार्टिलेज होता है, वो वियर एंड टियर के चलते वियर डाउन हो जाता है, थिन हो जाता है, ब्रेकन डाउन हो जाता है। इन उसके चलते बैक हमारी स्टिफ होने लगती है, पेनफुल होती है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिजल्ट होती है। बाय एंड लार्ज ऑस्टियोआर्थराइटिस पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उनमें ज्यादा होती है, बट इट इज ट्रू कि ये पुरुषों में भी पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पाइंडोलिस्थेसिस। जो स्पाइंडोलिस्थेसिस है, जैसे ये वर्टिब्रा है, वास्तव में ये कभी कभी कोई वर्टिब्रा अपनी पोजीशन से हटके थोड़ा सा साइडवेज मूव कर जाता है। अगर ये साइडवेज स्लाइड हुआ या मूव किया तो वास्तव में इनका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। साइंटिफिकली ये जो लोअर बैक पेन है, इसका दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पाइंडोलिस्थेसिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें देखा जाता है, जो फुटबॉलर्स हैं, जिम्नास्टिक्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, उनमें देखा जाता है कि जो वर्टिब्रा हैं जो अलाइंड होते हैं, वो कभी कभी कोई एक वर्टिब्रा हल्का सा स्लिप हो जाता है, इन अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। दिस इज नोन एज स्पाइंडोलिस्थेसिस। एंड माना ऐसा जाता है कि जो लोअर बैक पेन है उसका दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। नाउ लुक एट द स्पाइनल स्टेनोसिस। ये आपने कभी डायग्नोसिस सुनी होगी कि डॉक्टर ने बोला कि आपका स्पाइन में नैरोइंग हो गई है या आपको स्पाइनल स्टेनोसिस हो गई है। देखिए, स्पाइन के अंदर एक पूरा का पूरा कैनाल है, पूरी की पूरा एक पैसेज है जिस पे से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वास्तव में एक नर्व्स का बंडल है और इसमें से नसें निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। ये ब्रांचेस निकलती हैं इसमें से। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड का ये स्पेस श्रिंक हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर दबाव आएगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा एंड उसके प्रेशर के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। ये जो स्पेस है इसके श्रिंक होने के बहुत सारे कारण हैं, बट बाय एंड लार्ज ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। तो अगर ये बोन्स जो ना प्रेस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तो आपको दर्द आएगा, हाथों पैरों में जो नमनेस या टिंगलिंग आएगी, इन एग्जैक्टली कभी कभी मसल वीकनेस आ सकती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आगे की तरफ बढ़ेगी
अगर उसको ध्यान नहीं दिया गया तो जो स्पाइनल स्टेनोसिस कभी कभी डेवलप हो सकती है एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो स्पाइन है इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो जो बैकबोन है रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वास्तव में एक ही चीजों के तीन अलग अलग नाम हैं। जो स्पाइन है कोई अलग से एक बोन नहीं है, वास्तव में जो छोटे छोटे बोन्स होती हैं जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं, इनका वास्तव में एक कनेक्शन है जो गर्दन से लेकर सीट तक चलता है। दिस इज नोन एज स्पाइन। तो छोटे छोटे वर्टिब्रा वो स्पाइन बनाते हैं। इनके बीच में एक कैनाल होती है जिसमें से स्पाइनल कार्ड जाती है जो पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई करती है। जो स्पाइन है वो कभी कभी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, डिजीजेस में फंस जाता है एंड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर स्पाइन की प्रॉब्लम्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।